हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamB स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, XAFO यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की स्कीम को पढ़ेंगे। ये एग्रीकल्चर एलाइड साइंसेस की स्कीम है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो आप देख के समझ ही गए हैं, दिस इज फॉर द फिशरीज। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने की कि पहले क्या होता था कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ही एक ये डिपार्टमेंट था, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, डेयरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब इसको एक नई मिनिस्ट्री बना दिया गया है। तो उस मिनिस्ट्री के अंदर भी अगेन दो डिपार्टमेंट है और मिनिस्ट्री का क्या नाम है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। उसके अंदर दो डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है, एक डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है। तो ये याद रखिएगा, कई बार अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि जब हमने आधा आधा पढ़ा होता है ना तो ये कंफ्यूजन होता है, तो ये कंफ्यूजन ना रहे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसकी इंपॉर्टेंस और कैसे आप इसको याद रख सकते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आप इसमें बने रहें। पर पहले आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर हम पहले ही दे चुके हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द स्कीम? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अगेन आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्या होता है ना, आजकल एक तो मिनिस्ट्रीज भी काफी आपने देखा कि नई नई मिनिस्ट्री बनी, तो उसमें कंफ्यूजन होता है। कई बार पता चला कि उन्होंने कोई ऐसा ऑप्शन बनाया जिससे कि आप कंफ्यूज कर गए। लाइक यहाँ पे एक दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एक दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला आंसर सही है, ऑप्शन सही है। इस टाइप से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये कैसे होगा जब आप स्कीम को प्रॉपरली पढ़ेंगे। प्रॉपरली कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 6 पॉइंट में आप उसको पढ़िए, हर एक स्कीम के बारे में ये जानिए कि वो किस मिनिस्ट्री की और किस डिपार्टमेंट की, ये होना जरूरी है। अब क्या है कि ना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कैसे आप याद रखेंगे कि कब लॉन्च हुई थी, क्योंकि ये टारगेटेड स्कीम है। जैसे कई स्टूडेंट पूछते हैं ना कि सर याद रखना हर किसी को जरूरी है क्या, कब कहाँ लॉन्च हुई थी, किसने की थी। अब 2016-15 की स्कीम है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होती है, अनलेस की कोई ऐसी स्कीम होगी जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कब स्टार्ट हुए थे, तो वो थोड़ा सा बेसिक, बहुत एक माइलस्टोन वर्क है, तो वो याद रहना चाहिए क्योंकि हर किसी को वो याद रहता ही है। नागौर से उसकी स्टार्टिंग हुई थी, खैर वहां नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आते हैं। अब मैंने आपको बताया कि कुछ इसको कोरिलेट करके आप याद कीजिए। कैसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं? एक तो 2020 कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम पे दो इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च हुई, एक हुई अगस्त में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और एक सितंबर में हुई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसको थोड़ा सा और कोरिलेट करना है तो आप ये याद कर सकते हैं क्योंकि बिहार में डिजिटली लॉन्च किया गया था, बिहार इलेक्शंस होने वाले थे, तो मोदी जी ने इसको सितंबर के मंथ में लॉन्च किया था। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अब इस स्कीम को याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये 5 साल के लिए है। तो कई बार क्या होता है, जो ऐसी स्कीम्स होती हैं जो टारगेटेड होती हैं, जैसे कि पिछले साल के पहले आपने देखा था, क्वेश्चन आया था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 का टारगेटेड ईयर क्या है, और वो क्योंकि पीआईबी में भी रहता है। और ये पीआईबी में हर बार जहां पे भी आप देखेंगे ना, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज में कोई भी डॉक्यूमेंट पीएमएमएसवाई से रिलेटेड होगा तो नीचे एक पूरे पैराग्राफ में ये डिटेल्स दी रहती हैं, तो इसलिए ये पूछा जा सकता है। तो 2020 से ये स्टार्ट हुई 5 साल के लिए, तो 2024-25 तक, तो ये याद रखना है 5 ईयर्स, क्योंकि टारगेटेड स्कीम्स हैं। जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है तो वो 10 साल के लिए पहले थी, अभी उसको 13 साल के लिए इंक्रीज कर दिया है। तो वो भी कब स्टार्ट हुई? तो 2020 में 9 अगस्त को हुई थी। अभी हम उसकी सेकेंड ईयर सेलिब्रेशन करेंगे। बजटरी एलोकेशन कितना है? 20,050 करोड़ रुपीस फॉर द 5 ईयर, ये ध्यान रखना है। अब क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव समझना भी आसान हो जाएगा। इसको कैसे डिजाइन किया है? टू एड्रेस द क्रिटिकल गैप्स। अब वो क्रिटिकल गैप्स कहां पे थे? इन द फिशरीज वैल्यू चेन फ्रॉम फिश प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी टू टेक्नोलॉजी, और उसके साथ साथ पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। 3 चीज मेजरली ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल भूलना नहीं है किसी को भी। पीएमएमएसवाई के आपको एम एंड ऑब्जेक्टिव सारी चीजें याद हो जाएंगी। पहला क्या चीज है कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। कैसे होगा प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज? और प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी है क्या? फिश। तो फिश को कैप्चर करना। अभी क्या होता है, नॉर्मल बोट लेके गए और फिश पकड़ के ले आए और मार्केट में उसको बेच दिया, बात खत्म। तो यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ना है, नई टेक्नोलॉजी लेके, मतलब थोड़ी बड़ी बोट हो, टेक्नोलॉजी के थ्रू हो, उसमें मैनुअल वर्क कम हो और ज्यादा उससे प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो ये है टेक्नोलॉजी का यूज करके। देन सेकेंड पॉइंट है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट या फिर हम कह सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना। होता क्या है आज के टाइम पे, आप देखिए मछली बाजार अगर आप कभी जाएंगे तो आप देखेंगे कि ढेर लगाया हुआ है मछली का और बेच रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि वो उसी दिन पकड़ी मछली और उसी दिन बेच दी, या फिर कहीं ट्रांसपोर्ट होके भी आई है तो उसकी ज्यादा शेल्फ लाइफ है नहीं, क्योंकि पूरी रॉ फिश वहां पे रखी हुई है। अगेन उसकी शेल्फ लाइफ बहुत लिमिटेड है तो खराब हो जाएगी, तुरंत बेचनी है। होता क्या है, अब आप देखिए सुबह से कोई बेच रहा है, शाम तक अगर उसकी नहीं बिकी ना, फिर वो औने पौने दाम में या सस्ते में बेच देगा। बेसिकली क्या उसको लॉस होता है वहां पे।
और क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती, पेरिशेबल कमोडिटी है, तो वो लॉस से अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो मिल जाए। तो यहीं पे दो अपॉर्चुनिटी हैं अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब कैप्चर करने के बाद अगर उसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं, एक तो उसमें वैल्यू एडिशन होके उसमें इनकम जनरेशन हो सकता है, दूसरा उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो सकती है, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम पोस्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं तो उसमें बहुत लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, तो एक और जो मुद्दा है वो भी सॉल्व होता है। देन तीसरा है मार्केटिंग। तो अगेन मार्केटिंग एक बहुत बड़ी चीज है, आप समझते ही हैं, मैगी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जितनी भी चीजें हैं मार्केटिंग, एंड ये सारी चीज मार्केटिंग से हर किसी को पता चलता है। बट यहाँ पे एम ये नहीं है कि हर किसी को पता चले और हम हर जगह बेचें। इससे बड़ा एम ये है कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं, इंडिया की कंट्री के प्रोडक्ट हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसे बनाए जाए कि ये विदेश में जाके भी हम इनको बेच सकें या फिर सेल कर सकें या बेसिकली एक्सपोर्ट कर सकें। देन डेवलपमेंट इन फिशरी सेक्टर। तो अभी हमने ये एम एंड ऑब्जेक्टिव को बेसिकली डिस्कस कर लिया है, अभी आगे इसको थोड़ा कम करेंगे। डेवलपमेंट क्या है इस सेक्टर में? 2015-16 में ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम को लॉन्च किया गया, उसके अंदर कंपोनेंट्स बनाए गए। सिमिलरली उस टाइम पे ग्रीन रिवोल्यूशन को लॉन्च किया गया था एग्रीकल्चर के अंदर, और अभी उसको कृषि उन्नति योजना कर दिया गया है इस वाले बजट से। 2017-18 में नेशनल मैराइन फिशरीज पॉलिसी लॉन्च की गई। 2018-19 में फिश एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड लॉन्च किया गया विद अ कॉर्पस ऑफ 7,522 करोड़ रुपीस। अब देखिए यहाँ पे ना दो चीज लिखी है, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। अब मुझे इससे रिलेटेड एक चीज याद आ गई, बट वो क्वेश्चन आपके लिए, वो क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। और अगर वो आपको वो क्वेश्चन का आंसर आ गया ना तो आपकी काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। आई होप कि आप लोगों ने फिशरीज से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। जनरली आप देखेंगे जितनी फिश की ब्रीड्स होती हैं, वेराइटीज होती हैं, आप कुछ भी बोलिए, उनके पीछे या तो कार्प्स लगा होता है या तो सार्डाइन्स लगा होता है ना। तो फिश में कार्प्स या फिर सार्डाइन, तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी फिश होती है जिसमें हम कार्प वर्ड यूज करते हैं और किसमें सार्डाइन्स यूज करते हैं। अगर आपको ये डिफरेंस पता चल गया तो आपको ये एक्वाकल्चर वाला, मराइन वाला भी डिफरेंस थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। तो हमारा भी मुद्दा ये है कि अभी हम केवल करंट पे ध्यान देंगे, जिस दिन फिशरीज पढ़ाएंगे उस दिन आपको बताएंगे, बट आप कमेंट में लिख के बताइएगा तो मुझे पता भी चल जाएगा कि पहले तो यहाँ तक वीडियो किसने देखी है और दूसरा कि आपको इसमें कितना डिफरेंस पता है। तो 2018-19 में FIDF लॉन्च किया गया, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये किस मिनिस्ट्री की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाए गए ना, तीनों के लिए बनाए गए, फिशरीज के लिए बनाया गया, एनिमल हस्बेंड्री के लिए बनाया गया और डेयरिंग के लिए भी बनाया गया। अभी आपको लगेगा ना कि एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग में क्या फर्क है, दोनों तो एक जैसे ही हैं, ये कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है। इवन जब मैंने भी देखा था कई बार मुझे भी कंफ्यूजन होता था कि क्या डिफरेंस क्या है इसमें। तो मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताता हूँ, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अगर आपको है तो। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का मतलब है कि उसमें जो भी हम रियरिंग कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री की, मतलब या फिर कोई भी लाइव स्टॉक है उसकी जो हम रियरिंग कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वो AHIDF स्कीम से पूरी हो जाएगी। इंडिविजुअल फार्मर भी बेनिफिटेड उसमें होता है। दूसरी स्कीम है DIDF, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये सिर्फ डेयरी सेक्टर के लिए, इंडिविजुअल फार्मर के लिए ये स्कीम नहीं है। इसमें क्या है कि जो हमारी डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं या फिर डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जो वहाँ पे बड़े बड़े प्रोसेसर्स लगे हुए हैं या फिर जो मशीन्स लगी हुई हैं, अगर उनको टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करना है, उनमें चेंज करना है, रिप्लेस करना है, तो उसके लिए ये फंड बनाया गया। तो ये दोनों डिफरेंस है AHIDF और DIDF में, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, क्योंकि काफी कोरिलेशन होता है। हमको लगता है दोनों में मिल्क प्रोडक्शन ही बढ़ाना होगा, बट ऐसा है नहीं, मिल्क प्रोडक्शन तो बढ़ाना है बट डिफरेंट तरीके से। 2018-19 में KCC को एक्सटेंड किया गया फिशरीज के लिए भी, एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज के लिए भी। 2019-20 में मैंने भी बताया था ना, ये सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई गई, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग। तो और मैंने बता भी दिया कि देखिए मिनिस्ट्री के अंदर जो 3 कंपोनेंट है ना, तीनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना इस पे। कई बार होता है ना कि AHIDF पूछा आपने, DIDF पढ़ा था, आप कंफ्यूज हो गए दोनों में। देन 2020-21 में वो दिन आया जब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च कर दिया गया, सो दैट कि आपके एग्जाम में एक अच्छी स्कीम ऐड हो सके पढ़ने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है अगेन फिर से, वो पहला तो बहुत इजी था तो इसको हम पहला मान लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? ये आप आंसर कीजिए, इसको थोड़ी देर पढ़िएगा, आंसर कीजिएगा, फिर बताइएगा। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे देखते हैं। हार्नेसिंग द फिशरीज पोटेंशियल, मैंने 3 आपको पहले ही बता दिए थे। इंक्रीज इन प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, थर्ड इज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द एक्सपोर्ट या फिर मार्केटिंग। मॉडर्नाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, अगेन पोस्ट हार्वेस्ट। डबलिंग द फिशर्स एंड
फिश फार्मर्स इनकम, एनहांसिंग कंट्रीब्यूशन टू द एग्रीकल्चर जीवीए, ये तो हो गई, एंड एक्सपोर्ट्स, सोशल फिजिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू द फिशर्स एंड द फिश फार्मर्स, ये बहुत जरूरी है, रोबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट एंड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो अगर आप इसको ब्रॉडली देखेंगे तो वही 3 को आगे लिखा गया है। अब इसके आगे देखते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट, अब इसमें क्या है, सेंट्रल शेयर भी है, स्टेट शेयर भी है, बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन भी है। तो बेसिकली ये स्कीम कैसी है, ये अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम मतलब इसमें सेंट्रल सेक्टर का भी कंपोनेंट है और स्टेट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का भी। तो ये स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है, इसलिए इस स्कीम को अम्ब्रेला स्कीम कहा जाता है। अब आप पूछ सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो है जिसमें कि 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब जिसमें शेयरिंग होती है स्टेट एंड सेंटर के बीच में। तो ये डिफरेंसेस में दिए हुए हैं कि कितना कितना एलोकेट किया गया, टोटल 20,050 करोड़ रुपीज है। तो ये मैंने आपको बताया कि इंप्लीमेंटेशन कैसे होना है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में आप देखेंगे तो 100% फंडिंग किससे होनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें भी क्या डायरेक्ट बेनिफिशियरी ओरिएंटेड है, इंडिविजुअल, ये तो इसके लिए एक्टिविटीज को अंडरटेक कौन करेगा, NFDB, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। द सेंट्रल असिस्टेंस विल बी 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर द जनरल कैटेगरी, SC, ST एंड वुमेन बेनिफिशरीज के लिए 60% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी अंडर द सेंट्रल सेक्टर। ओके, तो सेंट्रल सेक्टर में क्या है, क्योंकि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही फंडिंग होनी है तो उसमें कोई शेयरिंग नहीं होगी। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, इसमें शेयरिंग है, कंपोनेंट अगेन वही 3 है, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया गया, एक तो बेनिफिशियरी, एक तो नॉन बेनिफिशियरी। दोनों में क्या डिफरेंस है, बेनिफिशियरी मतलब जहां पे डायरेक्ट कोई बेनिफिशियरी हो, इंडिविजुअल है, ग्रुप है, FPOs है, कुछ भी है, जहां पे कोई एक बेनिफिशियरी है उसको हम बोलते हैं बेनिफिशियरी। नॉन बेनिफिशियरी कौन है, मान लीजिए कभी स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो उसमें कोई डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट क्या बेनिफिशियरी होगी, वो तो लोगों के लिए ही कर रहे हैं, या किसी इंस्टीट्यूट में कुछ करना है या डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए कुछ करना है, KVK के लिए करना है, तो वो नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड वर्क होता है। बेनिफिशियरी मतलब जहां पे कोई इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को बेनिफिट हो रहा है। अब जो नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड है, मतलब आप ये समझ लीजिए स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो रहा है या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए हो रहा है, तो क्या होगा, वो तो खुद से देना पड़ेगा, वो इंस्टीट्यूशन तो गवर्नमेंट ही चला रही है, चाहे गवर्नमेंट उनसे पैसा ले चाहे खुद दे, बात एक ही है। तो इसमें एंटायर प्रोजेक्ट कॉस्ट किसके बीच में शेयरिंग होती है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में। अब आप कहेंगे कि डिफरेंस क्या है बेनिफिशियरी ओरिएंटेड में, बेनिफिशियरी ओरिएंटेड जो होता है उसमें बेनिफिशियरी का शेयर भी होता है, क्योंकि वो भी कुछ मार्जिन देगा। तो ये डिफरेंस होता है नॉन बेनिफिशियरी और बेनिफिशियरी में। बाकी आप इसमें देख सकते हैं कि ये फंडिंग है, मतलब क्योंकि सेंट्रल और स्टेट ने देनी है तो वो आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट हिमालयन स्टेट के लिए 90% 10% है, अदर स्टेट के लिए 60-40 है, यूनियन टेरिटरीज के लिए 100% है। बेनिफिशियरी जहां पे मैंने आपको बताया कि किसी को, मान लो कि मैं कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहा हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहा हूं, मेरा FPO, मेरा SHG कुछ भी है, वो बेनिफिशियरी कंपोनेंट है। इसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, गवर्नमेंट की असिस्टेंस दी जाएगी, 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, 60% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। अगेन ये सब्सिडी तो वही कंपोनेंट है जो पहले भी था। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये बेनिफिशियरी ओरिएंटेड में ये सारी चीजें रहती है और नॉन बेनिफिशियरी में सारा का सारा वो शेयर रहता है। यहाँ पे मार्जिन भी आपको पे करना होगा। एंटिसिपेटेड आउटकम्स क्या है कि फिश प्रोडक्शन इन लाख टन 2019-20 में से कंपेयर किया गया 142 था, इसको इंक्रीज करके 220 करना है। एवरेज एनुअल ग्रोथ जो 7.53 थी उसको 9% करना है। एवरेज एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी है जो वो 3.33 से 5 करनी है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 15 to 55 लाख, और ये कैसे होगा कि पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एस्टेब्लिशमेंट होता है। पर कैपिटा फिश कंजम्पशन को भी लगभग डबल करना है, एक्सपोर्ट को भी लगभग डबल करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें डबल का बड़ा महत्व है, इसको थोड़ा बहुत कोरिलेट कर सकते हैं। 142 का हालांकि दुगना लगभग तो नहीं होता है, बट आप उसको देख सकते हो कि वो नियर अबाउट उस रेंज में है। यहाँ पे 2% का नियर अबाउट इंक्रीज है, यहाँ पे भी 2 का इंक्रीज है, यहाँ पे तो ये कुछ ज्यादा ही है 15 लाख से 55 लाख। तो इस टाइप से आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। फाइनली ये चीजें आपको याद रखनी है कि ये डिपार्टमेंट कौन सा है, कब कहाँ किसने लॉन्च की गई थी। टैगलाइन इसकी कोई ऐसी खास नहीं है। ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किए। टारगेट कितना है 5 ईयर के लिए, 2024 एंड 25। बजटरी एलोकेशन पूरे 5 साल के लिए है। इस साल के लिए 1879 है। कंपोनेंट नॉन बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी मैंने आपको बता दिए। बेनिफिशियरी मतलब जहाँ पे डायरेक्टली किसी को बेनिफिट होता है, नॉन बेनिफिशियरी मतलब जो जनहित में होता है। ऐसे आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब 2 क्वेश्चन और हैं, अब इसका आप आंसर कीजिएगा। ये मेरे को नहीं लगता कि अभी तो आप पढ़ने के बाद तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं, बाद में भले ही आपको कंफ्यूजन हो। देन फॉर द डायरेक्ट बेनिफिशियरी ओरिएंटेड, तो इसमें क्या सब्सिडी है, ये दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा। तो 3 क्वेश्चन हो गए जिसके आपको आंसर देने हैं। तो अब तो आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही ली होगी। अब आपको क्या करना है, आप लोग मॉक टेस्ट रेगुलरली दीजिएगा और प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पढ़ते पढ़ते हमें लगता है कि हम क्या क्या पढ़े,
और टेलीग्राम ग्रुप में कहीं कुछ भी क्वेश्चन आ गया तो हमें लगता है पता नहीं क्या लेवल होगा, तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए सो दैट कि कोई डाउट ना हो। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर देखना इसीलिए जरूरी होता है। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स भी परचेज करना चाहते हैं तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमने काफी सारी चीजें उसमें समरी फॉर्मेट में दी है, इन्फोग्राफिक्स के फॉर्मेट में दी है, वो आपको बेनिफिट उससे होगा एंड यू विल आल्सो गेट द 50% डिस्काउंट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जितने भी क्वेश्चन बोले उनके आंसर कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, काफी अच्छा लगता है। सो आप कोशिश कीजिएगा जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप आंसर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।